बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 192 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 193 मुलाहिजा फरमाएं। मेरे इस रद्द अमल से मिस्टर डी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए मायूसी के आसार नमूदार हुए, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दिया और बोला, इस मौका पर भी तुम्हारी तजस्सुस पसंद तबीयत को चैन नहीं है, अपने तजस्सुस से बाज नहीं आ रहे। अगर सवाल करना ही है तो अपनी जिंदगी और मौत के बारे में करो। मेरी जिंदगी को अगर तुमने अपनी दानिस्त में मौत में तब्दील करने का फैसला कर ही लिया है तो अब सवालात करने का क्या फायदा। मैंने कहा, जो सवाल तुमने किया है फायदा तो उसका भी कुछ नहीं है। मिस्टर डी ने कंधे उचकाए। तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, तुम्हारी खुफिया एजेंसियां तमाम बहरी और हवाई अड्डों की निगरानी कर रही हैं। हम चाहते तो अपने अपने मुल्क का असर सूख इस्तेमाल करके इस तरह वापस जा सकते थे कि तुम्हारे आला हुकाम हमें रुखसत करने हवाई अड्डों तक आते, लेकिन हमें हदायत मिली थी कि हमें हमेशा की तरह गुमनाम और रुपोश ही रहना है, इस तरह से यहाँ गायब हो जाएं कि किसी को कानो कान खबर न हो। हम नहीं चाहते तुम्हारे यहाँ के आम आदमी को हमारे बारे में मालूमात हासिल हों। उसके बावजूद दूसरी बहुत सी बातें हैं। थोड़ी देर वह खामोश रहा। इस दौरान मेरी सांस की मशकें जारी रहीं। योगा से सही तौर पर इस्तेफादा करने के लिए जरूरी था कि यकसोई हासिल होती। मैं मुराकबे की इसी कैफियत में चला जाता था तो मिस्टर डी से बातें भी किए जा रहा था और मेरी तवज्जो भी उसी की तरफ थी। उसके बावजूद मैंने महसूस किया कि मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी। मैं अब चाहता तो शायद हाथ पैरों को थोड़ी बहुत हरकत दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसी कोशिश नहीं की। मैं कबल अज वक्त उन्हें होशियार होने का मौका नहीं देना चाहता था। मिस्टर डी ने एक नौजवान सफेद फार्म को इशारा किया और वो उठकर अंदर चला गया। चलने में बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में स्टील का एक बड़ा सा चमकता हुआ चापर था। वो एक दराज का दौड़ता नौजवान था। उसके करख्त और खुरदरे चेहरे पर कुछ ऐसे ही तासरात थे जैसे वो मेरे टुकड़े करने के तसव्वुर से लुत्फअंदोज हो रहा हो। उसकी शफाफ नीली आंखों में बला की सफाकी थी। उससे पहले कि वो स्टेज नुमा हिस्से पर चढ़कर मेरे करीब आता, एक पस्ता कद सफेद फार्म एक तरफ इशारा करते हुए चिल्ला उठा, वो क्या है? सबने बैक वक्त गर्दने घुमाकर उस तरफ देखा जिधर पस्ता कद ने इशारा किया था। मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई कि शायद शफीचा ट्रालर लेकर आ रहा था, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे एहसास हुआ कोई इतना अहमक हो सकता था कि लाइट्स वगैरह ऑन रखते हुए उस बोट के करीब आने की कोशिश करता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी ज़ौम या लाइल्मी में भी ऐसी हरकत कर सकता था। ये दिलेरी महंगी पड़ सकती थी। बोट के एक हिस्से में दोनों तरफ दो रॉकेट लॉन्चर तो मुझे नजर आ रहे थे, दूसरे हिस्से में क्या कुछ इंतजाम थे उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता था। शफीचा और उसके साथी अगर सही तौर पर मुसल्ला न होते और भरपूर अंदाज में प्रिंस पर हमला आवर न होते तो ट्रालर को गर्क करने के लिए 2 रॉकेट लॉन्चर ही काफी थे। सफेद फार्मों की तवज्जो मेरी तरफ से हटी तो मैंने भी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जिस तरफ पस्ताकद ने इशारा किया था। तेज रोशनियों के साथ कोई चीज तेजी से बोट के ताक़ुब में आ रही थी। हेवले से अंदाजा होता था कि वो कोई बहरी जहाज था। उसके अर्शे पर सर्च लाइट नस्ब थी और वो एक ताकतवर बेजिल लाइट फ्लैशर के अंदाज में गर्दिश कर रही थी। तमाम सफेद फार्म मुजरबाना अंदाज में उठ खड़े हुए। मिस्टर डी घुटे घुटे से अंदाज में चीखा, ये तो कोस्ट गार्ड का जहाज है। एक और सफेद फार्म चीखा, क्या ये हमारे बारे में मुखबरी हो चुकी है? किसी के पास उससे सवाल का जवाब नहीं था। मिस्टर डी ने एक सफेद फार्म को हुक्म दिया, कैप्टन से कहो कि तमाम लाइट्स बुझा दे और बोट की रफ्तार जितनी बढ़ा सकता है बढ़ाते। वो सफेद फार्म दौड़ता हुआ कैबिन के गिर्द घूमकर वहील रूम की तरफ चला गया। एक अधेड़ उम्र सफेद फार्म ने मिस्टर डी को मुखातिब किया, हमें रॉकेट फायर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। डी एक लम्हे सोचकर नफी में सर हिलाते हुए बोला, हमें कोस्ट गार्ड से तसादुम मोल नहीं लेना चाहिए। यहाँ से चंद मील दूर एक्सर साइज के लिए निकले हुए नेवी के जहाज लंगरअंदाज हैं। अगर समंदर में हंगामा हुआ तो हमारा सफर खतरे में पड़ जाएगा। हमें खामोशी से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। कोस्ट गार्ड के जहाज पर वैसे भी तबाह कुन करने मौजूद होंगी। उस दौरान तमाम लाइट्स ऑफ हो गई और बोट ने झुरझुरी से लेकर गोया एक नई ताकत के साथ सफर शुरू किया। उसकी रफ्तार चंद सेकंड में ही तकरीबन दुगनी हो गई थी। बोट के पिछले हिस्से में भी गो के अंधेरा हो गया था, लेकिन मैं उन लोगों को हेवलों की इसी सूरत में देख सकता था। उस अंधेरे में इंजन की खफीफ सी गड़गड़ाहट के दौरान मिस्टर डी की आवाज उभरी, अल्बर्ट, अब हम अफजल चौधरी के टुकड़े करने के मुतहम्मल तो नहीं हो सकते। तुम सिर्फ इसकी गर्दन तन से जुदा करके इसे समंदर में फेंक दो। कोशिश करना कि बोट में ज्यादा खून ना फैलने पाए। जितना फैले उसे भी फौरन साफ कर देना। बोट में उस शख्स की मौजूदगी की कोई निशानी बाकी नहीं रहनी चाहिए। दराज का नौजवान चापर लिए उछल कर स्टेज नुमा हिस्से पर चढ़ाया। मैंने मुलगजे अंधेरे में भी चापर की झिलमिलाहट महसूस की, लेकिन उससे पहले कि वो मेरे करीब पहुंचता मैं लुढ़क कर बोट की बगली दीवार तक पहुंचा और दोनों हाथों से दीवार को थाम कर उसके ऊपर से होता हुआ समंदर में जा गिरा। वो फासला बमुश्किल 2 फुट था जो मैंने लुढ़क कर तय किया था और स्टेज नुमा हिस्से से वो दीवार तकरीबन 1 फुट ऊंची थी जिसे मैंने न जाने किस तरह फलांगा था। मैं उस काम में खातर ख्वाह फुर्ती दिखाने में कामयाब हो गया था और चापर वाला नौजवान मुझे रोक नहीं सका था। इतनी देर में मेरे जिस्म में बस इतनी ही जान आ सकी थी कि मैं ये काम कर गुजरा था। पानी में गिरते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझ में मजीद कुछ करने की सकत नहीं थी।
तैरना मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे पहले भी अंदेशा तो था कि शायद मैं लुढ़क कर पानी में गिरने के बाद हाथ पांव न हिला सकूं, लेकिन एक मुहिम सी उम्मीद के सहारे मैंने वहां पड़े पड़े चापर से गर्दन कटवाने की निस्बत समंदर में गिर जाना बेहतर समझा था। ख्वाह डूब जाना ही मेरा मुकद्दर था। पानी में हाथ पांव हिलाना कुछ और मुश्किल होता है। मैंने बोट से गिरने के बाद फौरी तौर पर हाथ पांव हिलाने की कोशिश भी नहीं की। मैं खुद भी यही चाहता था कि सतह याब से काफी नीचे चला जाऊं, ताकि अगर बोट से मुझ पर फायर वगैरह किया जाए तो मुझे गोली लगने का कम से कम इम्कान हो। फिर मैंने महसूस किया कि मैं तो कुछ ज्यादा ही नीचे जा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि इस दौरान बोट अपनी तेज रफ्तारी के बायस काफी आगे निकल गई होगी, इसलिए मैंने हाथ पांव मारकर जरा ऊपर आने की कोशिश की। मेरे हाथ पैरों में मामूली सी हरकत की, लेकिन ये हरकत मुझे ऊपर लाने के लिए तो क्या, एक मकाम पर रखने के लिए भी नाकाफी थी। मैं बदस्तूर किसी ठोस मुजस्मे की तरह नीचे ही नीचे जा रहा था। जिस्म तो तारीक समंदरों की गहराइयों में उतर ही रहा था। मेरे जहन पर भी मायूसी की धुन छाने लगी। मुझे अपना सांस रोकने में भी कुछ दुश्वारी पेश हो रही थी। जिस दवा का इंजेक्शन मुझे दिया गया था वो यकीनन खासी खतरनाक थी। मैं उस तारीकी में कहीं मौत की आहट सुन रहा था। जिस तरह शम्मा बुझने से पहले भड़कती है, उसी तरह मुझे भी यकबार की जोश आया। मुझ में तमन्नाई की जो रमक सी मौजूद थी, मैंने उसे हरकत में लाने की कोशिश की और एक अज़म नौ के साथ हाथ पांव चलाने की कोशिश की, किसी तरह नीचे जाने के बजाय ऊपर जा सकूं। मेरी उस जद्दोजहद का इतना फायदा जरूर हुआ कि पानी में मामूली सी हलचल पैदा हुई और मेरे नीचे जाने की रफ्तार, जो पहले ही कुदरती तौर पर कुछ कम हो चुकी थी, मजीद कम हो गई। चलने में बाद में एक जगह साख्त सा हो गया। मैं अपने जिस्म पर कुछ चीजों का लम्स महसूस कर रहा था। वो मछलियां और दूसरे आबी मखलूकात थीं जो मुझसे टकरा रही थी, या फिर शायद फिलहाल सिर्फ सूंघ रही थीं कि अगर इस मखलूक की मुजाहमत खत्म हो गई हो तो रात के खाने के लिए मुनासिब रहेगी। उन्हें मालूम हो जाता कि मुझे मुजाहमत की जान नहीं तो शायद डिनर का प्रोग्राम कुछ जल्द ही बना लेती। जब मेरा नीचे जाने का अमल रुक गया तो मुझे गुमान गुजरा कि अब समंदर मुझे दोबारा सतह की तरफ उछाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समंदर को भी शायद मेरे मरने का इंतजार था। जब मैदे वगैरह में पानी अच्छी तरह भर जाता है, रूह कफ़स से अनसरी से परवास कर जाती है और लाज फूल सी जाती है, समंदर भी धरती के उस बोझ को लुटाता है। मेरे लिए सांस को रोकना कुछ और दुश्वार हो रहा था। बुझती हुई शम्मा कुछ और भड़की। मैंने एक बार फिर हाथ पांव चलाए। उन हाथ पांव को ज्यादा तेजी से हरकत देने में कामयाब हो गया। चाहे ये मेरी जिद्दोजहद नहीं थी, बल्कि दामे मर्ग में फंसा हुआ बेबसी से फड़क रहा था। अचानक मेरा हाथ किसी चीज से टकराया। मुझे यूं लगा जैसे इंसानी बाजू था। उस लम्हे मेरा अपने आप पर हंसने को जी चाहा। ख्याल था कि सिर्फ सहरा ही इंसान को सहरा में मुब्तला करता है। ख्याल था कि सिर्फ सहरा ही इंसान को शराब में मुब्तला करता है। मरते हुए इंसान को लालच देता है कि कुछ आगे पानी मौजूद है, लेकिन अब मालूम हुआ कि शराब समंदरों में भी होते हैं। डूबते हुए इंसान को गुमान गुजरता है कि उसके करीब कोई बाजू हरकत कर रहा है। शायद ये डूबते हुए इंसान को मरने से पहले यही धोखा होता है। दूसरे इल्म में मुझे एहसास हुआ कि शायद वो धोखा नहीं, क्योंकि जो ही मेरा हाथ उस बाजू से टकराया वो तेजी से लहराया जैसे उस सयाल अंधेरे में मुझे तलाश कर रहा हो। फिर मेरा हाथ उस हाथ से टकराया और उसने यकदम मेरे हाथ को मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो सयाल और सफा का अंधेरा जो मुझे निकल जाने के लिए बेताब था, मैं उसमें अकेला नहीं था। मेरे करीब ही एक और इंसानी जिस्म भी मौजूद था जिसने गोया मुझे दरियाफ्त कर लिया था, और उसके साथ ही वो मछली की तरह फड़क उठा था। वो जो कोई भी था उसने मुझे गिरफ्त में लेने की कोशिश नहीं की, सिर्फ मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर ले जाने लगा। डूबते इंसान को बचाने वाले के लिए सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि डूबता हुआ शख्स उसे बुरी तरह चिमट जाता है और यूं बाज़-औक़ात अपने साथ उसे भी ले डूबता है। लेकिन मैं उस वक्त गैर इरादी तौर पर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझ में इतनी सकत ही नहीं थी। अगर मुझ में सकत होती तो मैं डूब न रहा होता। मेरे धुंधलाते हुए जहन में एक लम्हे के लिए उस अंदेशे ने भी सर उभारा कि मेरा हाथ थाम कर मुझे ऊपर ले जाने की कोशिश करने वाला कोई सफ़ेद फाम ही तो नहीं था जिसने मुझे समंदर में लुढ़कते देखकर मेरे ताक़ुब में छलांग लगा दी थी। वो लोग जिस तरह मेरे खून के प्यासे थे और जिस तरह मुझे इबरतनाक अंजाम से दोचार करने के जुनून में मुब्तला थे, उसके पेश नज़र तो ये भी कुछ बाहिद नहीं था। फिर मुझे याद आया कि कोस्ट गार्ड के जहाज़ को देखने के बाद वो कुछ न कुछ बदहवास जरूर हो गए थे। उन्होंने बोट की रफ्तार भी हद्दुल इम्कान बढ़ाई थी और लाइट्स भी ऑफ करवा दी थी। वह हर हाल में जहाज को डाज देकर निकल जाने की फिक्र में थे। उनमें से कोई भी मेरे चक्कर में उलझकर वहीं समंदर में गोता खाते रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वैसे भी उन्हें यह तो यकीन होगा कि समंदर में लुढ़कने के बाद भी मुझ में जान बचाने की सक्कत तो नहीं थी। डूबने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस सूरत में उन्हें मेरी तरफ से सब्र आ जाना चाहिए था। मकसद तो मुझे हलाक करना ही था। उसका मतलब था मेरी तलाश में समंदर की गहराइयों में टामक टूया मारने वाला वो शख्स मेरा दुश्मन नहीं, दोस्त था। शायद शफी शाह आखिरकार मेरी मदद को आन पहुंचा था। ताखीर गो के बहुत हो चुकी थी, लेकिन गनीमत था कि वो आ तो गया था। शायद उसे महज मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर ले जाने में दिक्कत पेश आ रही थी। मैंने महसूस किया कि मुझे खुद भी थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए। बड़ी कोशिश से मैं टांगों को कुछ हरकत देने में कामयाब हुआ था
उससे मुझे ऊपर खींचने वाले को कुछ आसानी होगी और मैं जरा तेजी से ऊपर जाने लगा। मैंने जिस वक्त सतह आब से सर उभारा, मुझे यूं लगा कि अगर मैं मजीद चंद सेकंड पानी में रहता और सांस सोके रखता तो मेरे फेफड़े फट जाते। मैं सतह आब पर आ गया। मैं सतह आब पर क्या आया था, गोया पानी की एक गहरी कब्र से बरामद हुआ था और मुझे एक नई जिंदगी मिली थी। चंद सेकंड तक तो मुझे कुछ भी नजर ना आया। पहले ही की तरह आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। सिर्फ ये एहसास हुआ कि मेरा सर पानी से बाहर आ गया था। मेरे जिस्म का तमाम खून गोया कनपट्टियों में जमा हो गया था और मेरे इर्द गिर्द आंधियां से चल रही थी। कुछ देर तक मैं दरियाई घोड़े की तरह शूं शूं करता रहा और नाक मुंह से पानी के छींटे उड़ाता रहा। मुझे ऊपर लाने वाले ने अब जरा बेहतर तौर पर मुझे सहारा दिया हुआ था। मुलगजे अंधेरे में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो शफी शाह ही था। मैं खुद भी कोशिश कर रहा था कि सतह आब पर शफी शाह का सहारा लेकर तैरता रहूं। उस दौरान इंजन की गड़गड़ाहट करीब आने लगी। फिर एक बड़ा सा हेवला हमारे करीब आ गया। वो हमारा ट्रालर था, लेकिन उसकी बत्तियां बुझी हुई थी। किसी ने रस्सी की सीढ़ी और एक फाजिल रस्सी नीचे फेंकी। शफी शाह ने रस्सी का फंदा मेरे सीने के गिर्द बाजू के नीचे फंसा दिया। एक और शख्स ट्रालर से उतर आया। उन दोनों ने सहारा देकर मुझे ट्रालर पर चढ़ा दिया। ट्रालर की साख्त आम मोटर बोर्ड से कुछ मुख्तलिफ होती है। मैं सिर्फ चंद लम्हे उसके साइड बोर्ड पर चित्त लेटा रहा और गहरी गहरी सांसें लेता रहा। शफी शाह उस दौरान मेरे हाथ पांव सहलाता रहा और नीची आवाज में पूछता रहा, सर अब ठीक तो हैं? सर अब ठीक तो हैं? वो खुद भी यहाँ पर रहा था और उसके बालों से पानी मुझ पर टपक रहा था। मैं खामोश चित लेटा आसमान को तकता रहा, जिस पर कहीं कहीं कोई तारा झिलमिला रहा था। शायद ये उम्मीद के तारे थे जो कुछ देर पहले मेरी नजर से ओझल हो गए थे। दुनिया को दोबारा देखना कितना भला लग रहा था। मेरी आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। जिंदगी की कदर तो मुझे पहले भी थी। कदम कदम पर मैंने यही महसूस किया था कि जिंदगी कुदरत का एक अनमोल अतिया थी। लेकिन जिस वक्त इंसान मौत को छूकर वापस आता है या मौत इंसान को छूकर पलट जाती है, तब जिंदगी की कदर कीमत ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। अगर शफी शाह कुछ देर और मुझे तलाश करने में नाकाम रहता तो शायद तारीख समंदर की तह में मेरी जिंदगी की शाम हो जाती। सर आप ठीक तो हैं? शफी शाह ने एक बार फिर एक मुशफ़क़ माँ की तरह आहिस्तगी से मुझे हिलाते जुलाते पूछा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने एक अज़्म नो के साथ जवाब दिया और उस लम्हे मैंने वाकई खुद को बहुत बेहतर महसूस किया। लंबी लंबी सांसों के साथ ताज़ा हवा गोया जिंदगी की पैगंबर बन गई थी। इस दौरान मैंने महसूस किया कि ट्रालर की रफ्तार बढ़ गई थी। मैं शफी शाह का सहारा लेकर उठ बैठा। वो ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ा रहा था। मैंने जरा तवज्जो से सुना तो पता चला कि वो नहायत खशू खजू से खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं शफी शाह? मैंने तारीकी में नजर दुराते हुए पूछा। सर हम प्रिंस के ताक़ुब में जा रहे हैं, लेकिन हम आपको ढूंढने में लग गए थे, इसलिए उससे बहुत पीछे रह गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि हम उसे पकड़ सकेंगे। ट्रालर वैसे भी तेज रफ्तारी में उस किस्म की मोटर बोट्स का मुकाबला नहीं कर सकता। शफी शाह ने जवाब दिया। कोस्ट गार्ड का एक जहाज भी तो आता दिखाई दिया था, उसका क्या बना? मैंने कहा ज़्यादा लहजे में पूछा। मैं गलत समत में देख रहा था। शफी शाह ने आहिस्तगी से मुझे दूसरी तरफ घुमाया। उधर बहुत दूर कुछ रोशनियां झिलमिलाती दिखाई दे रही थी। वो कोस्ट गार्ड का जहाज है, शफी शाह बोला। वो भी प्रिंस का ताक़ुब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी रफ्तार में उस ताकतवर फैंसी और हल्की फुल्की मोटर बोट का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा अंदाजा है कि मोटर बोट उसे जुल देकर निकल चुकी है, लेकिन ये कोस्ट गार्ड का जहाज अचानक इस तरफ कैसे आ निकला था और उसे कैसे मालूम हुआ कि समंदर के उस हिस्से में हालात कुछ मशकूक हैं? मैंने उलझन से पूछा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा सर, शफी शाह बोला। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने पूछा, तुम कहाँ रह गए थे? बड़ी ताखीर से मेरी मदद के लिए पहुंचे। हम जब ट्रालर में कासम बिजली के घर के ऐन करीब मंडला रहे थे, अचानक ही एक दूसरी मोटर बोट और दो छोटी लांचों ने हमें घेर लिया था। उनमें कासम बिजली के मुसल्ला आदमी थे। मैं नहीं चाहता था कि फायरिंग के तबादले से हंगामा बर्पा हो और मजीद लोग उधर आ जाएं। बस वो चंद लम्हे की हिचकिचाहट हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुई। उन्होंने हमें काबू में कर लिया। वो खामोश हो गया। फिर क्या हुआ? मैं अब बेताबी महसूस कर सकता था। उसका मतलब था कि मेरी हालत मजीद बेहतर हो रही थी। उसी दौरान हमने कुछ गाड़ियां कासम बिजली के घर से निकलते हुए देखी और मोटर बोट की तरफ जाते हुए देखी। बहुत देर से आपके बारे में कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था और ना ही ये पता चल रहा था कि उस घर के अंदर क्या हो रहा था। हमें यरगमाल बनाने वाले हमें किसी और जजीरे की तरफ ले जाने की फिक्र में थे। बहरहाल वो थे कासम बिजली ही के आदमी। मैंने महसूस किया कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। हमने मौका पाते ही बसात उलट थी। उनमें से 2-3 आदमी मारे गए और बाकी भाग गए। हम बोट हाउस की तरफ आए तो प्रिंस वहां से गायब थी। हम उसकी तलाश में इधर उधर भागे। हम उस वक्त उसे तलाश करने में कामयाब हुए जिस वक्त दूसरी तरफ से कोस्ट गार्ड का जहाज भी नमदार हो चुका था। फिर प्रिंस पर लाइट्स ऑफ हो गई। जब हम उसके और करीब पहुंचे तो मुझे एहसास हुआ कि बोट पर से किसी को समंदर में फेंका गया था। मेरे दिल ने कहा कि वो आप थे। तुम्हारे दिल ने ठीक कहा था, लेकिन मुझे फेंका नहीं गया था, मैं खुद गिरा था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बहरहाल समंदर की वुसअतों और उस अंधेरे में किसी भी बात का सही पता चल नहीं रहा था। ये सारी भाग दौड़ और मारका आराई अंदाजों पर ही हो रही थी। हमने भी अपनी लाइट्स बुझाई हुई थी। बहरहाल मैं आपकी तलाश में कूद पड़ा। उस अंधेरे में आपको तलाश करना समंदर में फेंका जाने वाला कुछ सिक्का तलाश करने के मुतरादिफ था। चूंकि आपके जरा भी हाथ पांव मारने के आसार दिखाई नहीं दिए थे,
इसलिए तरह तरह के वसवसे मेरे जहन में आ रहे थे। मैं हाथ पांव मारने के काबिल ही नहीं था। उन्होंने मेरी बेहोशी के दौरान मुझे किसी दवा का इंजेक्शन लगा दिया था जिससे मुझे अभी तक नकारा बना रखा है। मैंने धीमे लहजे में बताया। ओह। शफीशा गहरी सांस लेकर रह गया। मैं समझ रहा था कि अगर समंदर में गिरने वाले आप हैं तो आप यकीनन कम अज कम बेहोश तो जरूर हैं, या फिर शायद आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, या फिर मुझे हलाक करने के बाद समंदर में फेंका गया है। मैंने जुमला मुकम्मल कर दिया। वो खामोश रहा तो मैंने कहा, इसमें बस बाल बराबर कसर रह गई थी, वरना तुम्हें मेरा धड़ कहीं और सर कहीं और तलाश करना पड़ता। शायद दोनों ही चीजें तुम्हें ना मिलती। शफीशा और मेरे दरमियान बातें होती रहीं। इसी दौरान वो ट्रालर भी हमारे नजदीक आ गया। वो असल में कोस्ट गार्ड का सिर्फ ट्रालर नहीं था, उस पर नफीस साहब, रहीला और मेरे तमाम दोस्त मौजूद थे। ट्रालर को हमने कासिम बिजली के जजीरे के करीब खड़ा कर दिया और बातें करते हुए हम लोग कासिम बिजली के मकान के करीब जा पहुंचे। मैंने नफीस साहब से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। इस वक्त हमें सबसे पहले तो कासिम बिजली को गिरफ्तार करना है। रेड डार्ट से उसका करीबी ताल्लुक साबित हो गया। उस शख्स पर हाथ डालना बहुत जरूरी है, नफीस साहब ने जवाब दिया। तो फिर चलिए हाथ डालिए। मैंने आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा, ख्याल रखिएगा हाथ पर काट न ले। अभी हम 10-12 कदम ही चले थे कि खामोश फिजा में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। हम सब बैक वक्त सीने के बल गिर पड़े। वहां कुछ छोटे बड़े टीले मौजूद थे। जमीन भी काफी नाहमवार थी। हर एक ने खिसक कर जरा आड़ में होने की कोशिश की। जल्दी हमें अंदाजा हो गया कि चंद गज आगे मौजूद दरख्तों के झुंड से बरस्ट मारा गया था, लेकिन हमें निशाना नहीं बनाया गया था। हवाई फायरिंग की गई थी। फिलहाल फायरिंग का मकसद हमें खबरदार करना या फिर हमारी पेशकदमी रोकना था। फिजा में गोया अभी तक गोलियों की गूंज बाकी थी। चलने के सकूत के बाद नफीस साहब ने मेगाफोन पर कहा, अगर किसी ने मजीद एक गोली पे चलाई तो उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकेगी और जो जिंदा बचा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान दूसरे अफराद ने सीने के बल खिसकते हुए नीम दायरे में फैलकर दरख्तों के झुंड को घेरे में लेने के लिए बढ़ना शुरू कर दिया। नफीस साहब की आवाज बारोब और तासुर अंगेज थी। दूसरी तरफ चलने में सकूत ही रहा। फिर किसी ने खुरदरी करख्त और बुलंद आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो और किस लिए आए हो? नफीस साहब ने अपना तारुफ तो नहीं करवाया, लेकिन यह बता दिया कि हम लोग खुफिया एजेंसियों और कोस्ट गार्ड के आदमी हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर चलने के लिए सकूत छा गया। फिर पूछा गया, तुमने ये नहीं बताया कि तुम किस लिए आए हो? हमें कासिम बिजली से मिलना है, नफीस साहब ने जवाब दिया। से मिलना है या उसे गिरफ्तार करना है? बाआवाज बुलंद जिरा जारी थी। उसका फैसला उससे मुलाकात के बाद ही किया जाएगा, नफीस साहब ने डिप्लोमेटिक जवाब दिया। चलने बाद दरख्तों के झुंड से 4 अफराद निकल आए। उन्होंने अपनी गन्ने कंधों पर लटकाई हुई थी। हम लोग भी मुतात अंदाज में उठ खड़े हुए और उन्हें तकरीबन घेरे में ले लिया। वो चारों मकामी थे। चारों घनी दाढ़ी मूंछों वाले थे। ढीली ढाली शलवार कमीजों में थे। सरों पर बड़ी बड़ी पगड़ियां थीं। उनमें से एक जरा पढ़ा लिखा मालूम होता था। वो आगे बढ़ते हुए नफीस साहब से मुखातिब हुआ, कासिम बिजली घर पर नहीं है, उसके बावजूद मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। नफीस साहब ने बारोब लहजे में कहा। उन्हें एक दूसरे की तरफ देखा, कंधे उचकाए और खामोशी से घूमकर हमारे आगे आगे चल दिए। उनकी रहनुमाई में हम पहाड़ी से रास्ते पर चढ़कर अजीम उशान मकान के बुलंदोबाला गेट तक पहुंचे, जिसके अक्क में तारीकी छाई हुई थी। रोशनी सिर्फ इतनी ही थी जितनी उफक से नमूदार हो रही थी। कोई बत्ती रोशन नहीं थी। कोस्ट गार्ड के आदमी किसी हदायत के बगैर ही मकान के चारों कोनों पर पोजीशन संभालने के लिए चल दिए थे। कॉल बेल का बटन दबाया गया। कॉल बेल गेट के अक्क में मौजूद थी। चंद लम्हे बाद बगली गेट का छोटा सा चकोर हिस्सा खुला और उसमें से एक खूनखार सा चेहरा नमूदार हुआ। क्या है? उसने दृष्ट लहजे में पूछा। उस लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ आने वाले मुल्क की नहायत ऊंची अथॉरिटीज के नहायत बाइख्तियार नुमाइंदे नहीं है, बल्कि पेशावर भिखारी थे। और हम किसी बहुत बड़े स्मगलर के नहीं, किसी बादशाह सलामत के महल सराह के दरवाजे पर आन खड़े हुए थे। हमारे साथ आने वालों में से जो शख्स जरा बड़ा मालूम होता था, उसने अंदर से झांकने वाले को सूरत हाल से आगाह किया। अंदर से झांकने वाले के चेहरे पर खूनखारी में कमी हुई, लेकिन वो पहले ही जैसे दृष्ट लहजे में बोला, मालिक घर पर नहीं है, वो रात कहीं चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? नफीस साहब ने खतरनाक मुलायमे से पूछा। मुझे नहीं मालूम, बेरुखी से जवाब मिला। गेट खोलो, हम घर की तलाशी लेना चाहते हैं। नफीस साहब ने बदस्तूर मुलायमे से कहा। तलाशी का वारंट है आपके पास? खूनखार चेहरे वाले ने जारिहाना लहजे में पूछा। आखिरकार नफीस साहब को जलाल आ ही गया, जिसका मुझे इंतजार था। उन्होंने मेरी तवक्को से ज्यादा तहम्मुल और बर्दुबारी का मुजाहिरा किया था और चकोर शगाफ से झांकते हुए चेहरे पर थप्पड़ नहीं बल्कि उनकी गन का बट पड़ा। जर्ब शदीद थी कि चेहरा वापस शगाफ में गायब हो गया। फौरन ही दूसरा चेहरा नमूदार हुआ, लेकिन उस पर खूनखारी नहीं, थोड़ी सी घबराहट थी। नफीस साहब गर्जे, उल्लू का पट्टा, मुझसे वारंट मांगता है? अबे मरदूद, मैं खुद इतना बड़ा वारंट हूँ, 6 फुट 2 इंच का वारंट। ये तो इस खबीज की खुशकिस्मती है कि मैं खुद इसे गिरफ्तार करने उसके दरवाजे तक आया हूँ। अगर मुझे उसके बारे में पता होता तो मैं कब का उसे उठवा कर अपने दफ्तर मंगवा चुका होता। फिर वो गेट पर लात मारकर पहले से ज्यादा जलाल से चीखे, गेट खोलो। हमारे रहनुमाई करने वालों का लीडर चीख चीख कर अंदर वालों को सूरत हाल समझाने की कोशिश कर रहा था। कोस्ट गार्ड वगैरह के आदमी गन्ने संभाले अलर्ट खड़े थे।
शफीशा और राहीला भी गन संभाले गोया किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार थे। शफीशा के साथ ट्रालर से भी 3 आदमी आए थे। वो कुछ पीछे दरख्तों के अक में गन्ने संभाले खड़े थे। मेरे अलावा बाकी सब मुसल्ला और अलर्ट थे। मैं गन के बगैर खड़ा था, यही गनीमत था। सही मानों में तो मैं उस वक्त उस किस्म की सूरत हाल में टांग अड़ाने के काबिल ही नहीं था। सीधा में जबरदस्त तनाव था। मैं महसूस कर रहा था कि मकान के बुलंद हिस्सों से शायद कुछ आंखें हमारी निगरान थीं और शायद कोने खुदरों से कुछ गन्ने भी झांक रही थीं। हम उन्हें देख नहीं सकते थे, लेकिन यह एहसास शायद सब कुछ था कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। हम गोया बारूद के ढेर पर खड़े थे। ताहम खैरियत रही। चंद लम्हे की खामोशी के बाद गेट खोल दिया गया। लाइट्स ऑन हो गईं। सब लोग मकान में घुस आए। 4 अफराद ने उस तरह चारों कोनों में पोजीशनें संभाल लीं कि कोई मकान से भागने की कोशिश करे तो नजर में आए। गेट को अंदर की तरफ से मकफिल कर दिया गया। कोस्ट गार्ड का एक आला अफीसर भी हमारे साथ था, लेकिन कार्रवाई नफीस साहब की हिदायत के मुताबिक हो रही थी। कुछ लोग अनेक्सी की तरफ चले गए। इतने बड़े मकान की तलाशी लेना भी कोई आसान काम नहीं था। मैं जब नफीस साहब, शफीशा और रहीला वगैरह के साथ अंदर पहुंचा तो सबसे पहले हमारा सामना तानिया और सानिया से हुआ। वो बैरूनी हाल के एक टेरेस नुमा हिस्से पर खड़ी थी और ये देखकर मुझे कदरे हैरत हुई कि वो शब ख्वाबी के लिबास में नहीं बल्कि नीले रंग की एक जैसी जीन्स और जैकेट में थी। वो दोनों एक टुक सिर्फ मुझे ही घूर रही थी और बाकी लोगों की मौजूदगी से गोया बिल्कुल बेखबर थी। मैंने उनके सामने पहुंचकर गला खनकार साफ करते हुए जरा बुखलाए हुए से अंदाज में कहा, माफ करना, मैं जरा उल्टे सीधे चक्करों में पड़ गया था। इंटरकॉम पर 7 और 8 नंबर का बटन नहीं दबा सका। अगर इजाजत हो तो अब आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। क्यों नहीं? तानिया बिला तामुल अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। अब भी कोई ऐसी ताखीर नहीं हुई। मेरी खोपड़ी घूम कर रह गई थी। एक तो तानिया का जवाब ही खिलाफे तवक्का था, दूसरे उस वक्त वो अमरीकी लहजे में अंग्रेजी बोलने के बजाय बामुहावरा उर्दू बोल रही थी। मैंने सर खुजाते हुए जरा खिसियार से नफीस साहब और राहीला की तरफ देखते हुए नजरें झुका ली। नफीस साहब गोया हमारी बातों पर ध्यान देने के बजाय इधर उधर का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे और राहीला का चेहरा उस बुरी तरह छुपा हुआ था कि उसके तासुरात के बारे में कुछ कहना मुश्किल था। तानिया इस्तजाहिया से लहजे में बोली, बस मिस्टर अफजल चौधरी, अब तो वहीं बुत बन कर रह गए। इतनी ही हिम्मत थी। वो दरअसल इस वक्त मेरे बुजुर्ग साथ हैं। मैंने नफीस साहब की तरफ इशारा करते हुए जरा बोखलाहट की एक्टिंग की और थूक निकला। वैसे इस एक्टिंग में कुछ हकीकत थी। उस कमबख्त ने मुझे मेरे असल नाम से मुखातिब करके वाकई थोड़ा सा बौखला दिया था। उसका मतलब था कि बाप ने उसे भी मेरी असलियत से आगाह कर दिया था, या फिर बाप बेटियां शुरू हुई से मुझे पहचान चुके थे। लेकिन वो बड़े फनकार थे। तानिया ठंडी सांस लेकर जंगले पर दोबारा हाथ टिकाते हुए बोली, अच्छा ही हुआ कि आप हमारे साथ कमरे में चलने के लिए तैयार नहीं हुए। मिस्टर चौधरी, आप आमादा भी होते तो शायद किसी गलत वजह से होते। हम आपको इस ख्याल से नहीं बुला रहे थे जिस ख्याल से पहले दावत दी थी। अब तो हम आपको इसलिए ले जाना चाहते थे कि आपका कीमा बनाकर अपने कुत्तों को खिला सके। इस मकसद के लिए हमें आप जैसे किसी सेहतमंद गधे की जरूरत थी। आपके कुत्ते गधों का कीमा खाते हैं? मैंने मासूमियत और हैरत से कहा, अजीब खरपसंद कुत्ते हैं। तानिया जंगले पर झुकते हुए बोली, मिस्टर चौधरी, हमें पहले ही इल्म था कि आप एक बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ सरकारी दरबारी किस्म की चीज है, कोई बहुत आला और ऊंचे दर्जे के टाउट किस्म की मखलूक। आपकी जड़ें कहीं ना कहीं जाकर गली सड़ी जड़ों के साथ कटमट हो रही थी। इसलिए हमने फुर्सत में आपको समंदर में गर्क करने की कोशिश की थी। अब बड़ी ढीठ चीज है, पीछे पीछे चले आए। मैंने सोचा वो अमेरिका पलट तितलियां अगर अच्छी खासी मुहावरा उर्दू बोलने और समझने पर तुली हुई थी तो उन्हें थोड़ी तरमीम के साथ चचा गालिब का एक शेर सुनाने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने पहले से ज्यादा गमनाक लहजे में कहा, हुए ना मर के हम जो रुसवा हुए, क्यों ना गर्क दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता। शेर जरा वजन से गिर गया है, लेकिन हाल के अन मुताबिक है। जनाजा तो आपका अब भी नहीं उठेगा और ना ही कहीं मजार होगा। तानिया जल कर बोली, आपकी तो बोटियां हवा में उड़ेंगी और चील कवे उन्हें खाएंगे। चिचड़े शायद 2 जुड़वा पीढ़ियों के हिस्से में आए। मैंने आह भर कर कहा। नफीस साहब उस दौरान हैरानी से कभी मेरी तरफ और कभी लड़कियों की तरफ देख रहे थे। आखिरकार उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी। वो पांव पटक कर चिल्ला उठे, अफसल ये क्या बकवास है? तुम तो हर जगह बेतुकी हाँकने बैठ जाते हो। हद हो गई, अब तो शेर भी पड़े जा रहे हैं। नफीस साहब बेशक दुबले पतले आदमी थे, लेकिन उनकी शख्सियत में एक खास किस्म का रोग था। खसूसन जब वो किसी बात पर बरहम होकर गर्व उठते थे तो कम अज कम एक लम्हे के लिए तो बड़ी बड़ी तोप चीजें खामोश हो जाती थी। मैंने बज़ाहिर जरा सहम कर तानिया और सानिया की तरफ देखते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि बुजुर्ग साथ हैं और ये हल्की फुल्की खराफात का भी बुरा मनाते हैं। दूसरी तरफ से राहीला मुझे कोहनी मारकर घुटी घुटी सी आवाज में बोली, कितना शौक है तुम्हें ऐसी लफंगी किस्म की लड़कियों से बेइज्जती कराने का। मैं उसकी मर्दम शनासी या यूं कही है कि लड़की शनासी पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। उसने पहली नजर में ही देख लिया था कि लड़कियां लफंगी थी। सानिया जंगले पर जरा झुकते हुए बगौर राहीला की तरफ देखकर बोली, ये नकाब पोश हसीना कौन है? हसीना ये पहले थी, अब सिर्फ नकाब पोश है, मैंने जल्दी से कहा। राहीला की गर्दन मेरी तरफ घूम गई। उसकी आंखों पर तारीक चश्मा था, लेकिन मैं उन आंखों में नाचती हुई गज़ब की परछाइयां देख सकता था।
शफीशा और दूसरे अफराद उस दौरान घर की तलाशी लेने के लिए इधर उधर बिखर चुके थे। सिर्फ मैं, राहिला और नफीस साहब हाल में खड़े थे। मकान के असल रहायशी हिस्से से बाहर जाने का मरकजी रास्ता भी यही था। नफीस साहब ने दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए तीखे लहजे में मुझसे पूछा, ये दोनों कासिम बिजली की बेटियां हैं? दावा तो कासिम बिजली का यही है, मैंने सादगी से जवाब दिया। नफीस साहब बराह रास्त उनसे मुखातब हुए, लड़की तुम्हारा बाप कहाँ है? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जरा भी खौफजदा नहीं थी। तानिया बेनियाजी से कंधे उचकाकर बोली, कम अज कम यहाँ तो नहीं है जहाँ आप उन्हें तलाश कर रहे हैं। तो फिर कहाँ हैं? नफीस साहब ने तहम्मुल से पूछा। उनकी नीली आंखें उस वक्त सुलगती सी हुई महसूस हो रही थी। उन्हें यकीनन कदम कदम पर अहानत का एहसास हो रहा था, लेकिन वो हद्दुल इम्कान तहम्मुल और दरगुजर से काम ले रहे थे। हम बेचारियां भला क्या कह सकती हैं? इस बार तानिया ने जवाब दिया, वो मर्जी के मालिक हैं, उनका जब और जहां दिल चाहे चले जाते हैं। हो सकता है वो इस वक्त कराची में हो सकता है इंग्लैंड, फ्रांस या स्टेट्स रवाना हो चुके हूँ। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। मुझे पहले ही अंदेशा था कि कासिम बिजली हमें घर पर नहीं मिल सकेगा। उसकी इंफॉर्मेशन सर्विस से यकीनन खुफिया एजेंसियों से भी ज्यादा तेज थी। उसे बर वक्त इतला मिल चुकी थी कि समंदर में गड़बड़ हुई थी और प्रिंस धमाके से उड़ चुकी थी। उसे अंदाजा हो गया होगा कि तख्ता उलट चुका था। उसके पास सिर्फ वसाइल ही नहीं थे, वो बिलाशुबा एक खुशकिस्मत इंसान भी था। उसकी पहली खुशकिस्मती तो यही थी कि वो खुद उस वक्त प्रिंस में मौजूद नहीं था जब वो धमाके से तबाह हुई थी, क्योंकि जब मुझे ट्रालर पर शफीशा ने लादा था उस वक्त नफीस साहब ने अपनी टीम के साथ उस बोट को तबाह कर दिया था। नफीस साहब अपनी जैकेट की बड़ी जेब से मोबाइल फोन निकालते हुए बोले, लड़कियों तुम्हारा बाप इस जजीरे पर भी हो सकता है, कराची में हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी वो इंग्लैंड या फ्रांस स्टेट्स नहीं हो सकता। उन्होंने फोन पर कोई नंबर पंच किया और सिलसिला मिलने पर बोले, नफीस स्पीकिंग, ज्यादा इम्कान यही है कि वो घर पर मौजूद नहीं है, अभी तलाशी मुकम्मल नहीं हुई। बहरहाल कराची से बाहर जाने में रास्तों की निगरानी करवाओ और एयरपोर्ट को खंगालो। अगर अभी वो किसी जहाज में ना बैठा हो लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद हो तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। वो मुल्क से तो क्या शहर से बाहर भी ना जाने पाए, समझे? उन्होंने फोन बंद करके जेब में रख लिया। तानिया और सादिया ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर अब भी तशवीश के कोई आसार नहीं थे। तानिया हमवार लहजे में बोली, इससे पहले भी कई बार डैडी को मुल्क से बाहर जाने से रोकने की कोशिशें हुई हैं, बड़ी भाग दौड़ हुई है, टेलीफोनों पर बड़े बड़े अहकामात जारी हुए हैं, लेकिन डैडी अगर जरूरत महसूस करते हैं तो वो जरूर निकल जाते हैं। शायद वो किसी की नजर में नहीं आते। उनके पास अल्लादीन का चिराग है। नफीस साहब धीमे लहजे में अंग्रेजी में बोले, मुझे मालूम है अल्लादीन के उस चिराग का दूसरा नाम दौलत, असर और सूख और सही जगहों पर आता है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस बार ये चिराग उसके काम नहीं आएगा, क्योंकि मामला स्मगलिंग वगैरह से कहीं संगीन है। स्मगलिंग वगैरह? दोनों लड़कियों ने फटी फटी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखकर हैरत की नहायत उम्दा अदाकारी की। डियर सर, क्या आप ये लफ्ज़ हमारे डैडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तानिया ने सवाल किया। नहीं, अपने डैडी के लिए, जिनके इंतकाल को 13 बरस गुजर चुके हैं। नफीस साहब जल कर बोले, चले फिर तो ठीक है। सानिया तमानियत से सरिलाते हुए बोली, लेकिन अगर आप ये लफ्ज़ मेरे डैडी के बारे में इस्तेमाल करते तो हम दोनों बहनें बहुत ज़्यादा पूरा मनाती। हमारे डैडी एक बहुत बड़े और बहुत मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन है। इस मुल्क की हालत जिन लोगों की वजह से दिन ब दिन पतली होती जा रही है, उनमें एक टोला तुम्हारे डैडी जैसे बड़े और मुअज़्ज़ज़ कारोबारी लोगों का भी है। नफीस साहब गहरी सांस लेकर बोले, बहरहाल कभी न कभी हर किस्म के बुरे लोगों पर भी कोई न कोई बुरा वक्त आता है। मेरा ख्याल है तुम्हारे डैडी का भी बुरा वक्त आ गया है। हम उन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। ये तो दिन चढ़े पता चलेगा कि बुरा वक्त किस पर आया है, जब वकीलों का एक पैनल आला अदालत में कानूनी चाराजोई शुरू करेगा और कई महकमों में चंद बड़े वजीरों के टेलीफोन मौसूल होना शुरू होंगे। तानिया बोली। नफीस साहब तकलीफ के से आलम में हंसने लगे, फिर बोले, हमारे यहाँ अक्सर बड़े खबीसों के बच निकलने का फार्मूला यही है, लेकिन काश मैं किसी तरह तुम्हें यकीन दिला सकता कि इस मर्तबा ये फार्मूला नहीं चलेगा। देखा जाएगा। तानिया ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। उन्हें मालूम नहीं था कि नफीस साहब कौन थे, उनका मकाम क्या था और इख्तियारात क्या थे। उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की थी और गालबन फर्ज कर लिया था कि वो कोस्ट गार्ड, कस्टम या CID जैसे किसी महकमे के कोई अफसर होंगे, और वो भी दरमियाने दर्जे के।